टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटीज कल हम डिस्कस कर चुके हैं अंडर आर्टिकल 249 एंड अंडर आर्टिकल 368. थर्ड वन वाज अंडर आर्टिकल 368 प्लस ratification of states. This is the third type of special majority. अब ये कैसा इशू है? फॉर एग्जाम्पल कभी भी अगर चेंज आया कॉन्स्टिट्यूशन में, चेंज, अब 368 क्या है? चेंज, अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन कुछ ऐसी चेंज जिससे स्टेट्स पे असर पड़ रहा है, कुछ ऐसी चेंज होती है जिससे बस सेंट्रल गवर्नमेंट पे असर पड़ रहा है, सेंटर पे असर पड़ रहा है, लेकिन कोई ऐसी चेंज जिससे स्टेट भी असर पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं फेडरल लिस्ट क्या था? शेड्यूल 7th, जिसमें 3 लिस्ट थे, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट. कुछ सब्जेक्ट मैटर्स इसमें लिखे, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स इस लिस्ट में लिखे, कुछ यहाँ पे लिखे. फर्क क्या है तीनों लिस्ट में? जो यहाँ सब्जेक्ट मैटर्स लिखे उस पर लॉज कौन बनाता है? सेंटर बनाता है. जो सब्जेक्ट मैटर्स यहाँ लिखे उस पर लॉज कौन बनाता है? स्टेट. एंड जो यहाँ पे उस पर दोनों बनाते हैं. और अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट पे आया दोनों का लॉ, तो प्रिवेल किसका करता है? यूनियन का, दैट मीन सेंटर का. मान लो यहाँ पे एक इशू लिखा था हेल्थ, हेल्थ था स्टेट लिस्ट में. अब कोविड-19 आ गया, काफ़ी सारे क्राइसिस हो गए, सेंटर ने भी लॉज बनाए, स्टेट ने भी लॉज बनाए, तो इश्यूज कन्फ्लिक्ट हो गया आपस में. कोविड-19 खत्म हो गया, अब सेंटर डिसाइड कर रहा है एक काम करते हैं, इस हेल्थ को हम शिफ्ट करते हैं इस वाले लिस्ट में. ये अमेंडमेंट ही है नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है अगर आप हेल्थ को इस लिस्ट से इस लिस्ट में शिफ्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आप चेंज कर रहे हो कुछ. लेकिन ये ऐसी चेंज है जिससे स्टेट्स पे असर पड़ेगा, क्योंकि स्टेट लिस्ट में क्या आता है? हेल्थ. तो ऐसी चेंज को क्या बोलते हैं कि ऐसी जिसमें आपको स्टेट्स की रैटिफिकेशन चाहिए, यानी कि स्टेट्स की सहमति चाहिए. आप सिंपली ऐसे इसको हेल्थ इशू को उठा के कंकरेंट लिस्ट में नहीं डाल सकते हो जब तक स्टेट्स आपके साथ ना हो. लेकिन कितनी स्टेट्स? स्टेट्स 50%. 50% ऑफ स्टेट्स टोटल कितनी है इंडिया में? 28. उसका 50%, 14 स्टेट्स अगर सहमति रख रहे हैं कि हाँ जी आप एक काम करिए, इसको शिफ्ट करो यहाँ से यहाँ, तभी आप ये अमेंडमेंट कर सकते हो. ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है फॉर द स्पेशल मेजॉरिटी अंडर दी आर्टिकल 368. जिसका एक और क्राइटेरिया है, दैट इज 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. एक तो ये है, प्लस रैटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल सेंटर ने डिसाइड किया कि हम हेल्थ को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट. ये भी डिसाइड कर रहे हैं, इसके लिए बिल आएगी पार्लियामेंट में, वहां पे पास होगा. पास होने के लिए क्या होना चाहिए? 2/3 ऑफ मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने वहां पे आए. उसके बाद यही बिल जाएगी स्टेट्स में, 28 स्टेट्स में, उनके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. इनको वहां पे डिस्कस किया जाएगा, और उनमें से अगर 14 स्टेट्स ने इसको पास कर दिया कि हम इसके साथ है, इस चेंज के साथ है, आप ये करिए, उसके बाद ही ये चेंज हो जाएगा. अदरवाइज अगर 50% से कम स्टेट्स इसमें होंगी तो ये चेंज कभी नहीं हो पाएगा. सो इट नीड्स 2 क्राइटेरियाज. वन इज 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट, एंड 50% ऑफ स्टेट्स शुड बी विथ यू फॉर डूइंग सच एक्ट in which states will be affected. अब समझ गए, that is third type of special majority under article 368 plus ratification of half of the states, 50% of the states. तो इसमें लिखेंगे आप third under article 368 plus state ratification. इसमें क्राइटेरियाज क्या है? 2/3 of members present and voting. पहली क्राइटेरिया क्या है? 2/3 of members present and voting. 2/3 of members present and voting. ये वोटिंग कहाँ पे हो रही है? पार्लियामेंट में. पहले वहाँ पास होगा ये, उसके बाद यही बिल जाएगी स्टेट्स में, हर एक स्टेट में जाएगी ये, फिर वहाँ वो पास करेंगे अपने असेंबली में. लेकिन वहाँ पे कौन सी मेजॉरिटी होनी चाहिए? क्योंकि फॉर एग्जांपल J&K एक स्टेट है, कोई ऐसा इशू आ गया जहाँ पे ये डिसाइड हो रहा है कि हेल्थ को हमें शिफ्ट करना कंकरेंट लिस्ट में. जब यही बिल आई J&K स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, अब उनको भी यहाँ पास करनी है, वो किस मेजॉरिटी से करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी से. ठीक है, ये स्पेशल कहाँ पे थी? पार्लियामेंट में. जो 50% ऑफ रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है, जो स्टेट्स पास करेंगे अपने रेस्पेक्टिव हाउसेज में, वहाँ पे 50% ऑफ दैट मेजॉरिटी, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब जाके ये एक्शन हो सकती है. समझ आया? कंफ्यूजन हो गया? समझ आया? ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया आपने लिखा 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? इट शुड बी सपोर्टेड बाय it should be supported by more than 50% of state legislatures, by a simple majority.
by a simple majority. By a simple majority. फोर्थ टाइप क्या है स्पेशल मेजॉरिटी का? अंडर आर्टिकल 61. व्हाट इज आर्टिकल 61? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को निकालना एक मामूली बात नहीं है, इसके लिए भी आपको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी नहीं. अगर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी तो बहुत ही इजीली हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं. इट नीड्स स्पेशल मेजॉरिटी फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. और यहां पे एक ही क्राइटेरिया उस चीज के लिए, 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ of house. There's only one criteria for this article, that you need 2/3 of members of total strength of the house. Example, अगर राज्यसभा है 250 मेंबर्स है, उसमें से 2/3 मेंबर्स वोट करने चाहिए कि हाँ हमें इम्पीच करना है किसको? प्रेसिडेंट. इम्पीच में क्या मतलब क्या होता है? रिमूवल. प्रेसिडेंट के साथ कभी रिमूवल वर्ड यूज नहीं होता है. देयर इज अ वर्ड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अदरवाइज वो रिमूवल ही होता है. ठीक है आप, तो इस चीज के लिए हमें चाहिए 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. ये है 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटीज. दिस नॉट स्पेशल मेजॉरिटीज एंड विद द अदर मेजॉरिटीज व्हिच वी डिस्कस लाइक एब्सोल्यूट, इफेक्टिव एंड सिंपल मेजॉरिटी. हाउस में जो भी काम होता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर्स में, इन्हीं 4 मेजॉरिटीज के साथ काम होता है. ये डिपेंड करता है बिल कितनी इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट ज़्यादा है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स की होगी वो. अगर एक सिंपल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी. डिफरेंट बिल्स के लिए डिफरेंट मेजॉरिटीज चाहिए होती है. तो जो भी हम अब करंट अफेयर्स देखेंगे या आप पॉलिटी पढ़ते हो, खुद से रिवाइज करते हो, तो डिफरेंट इश्यूज आप देखते हो पॉलिटी में. ठीक है, तो वहाँ पे यही वोटिंग होती है, पास बिल होती है. तो जब भी आपके सामने अब कोई मेजॉरिटी आएगी तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि मेजॉरिटी क्या कहना चाहती है, कितने लोग इस बिल के साथ होने चाहिए, तब जाके ये बिल पास हो जाएगी. ठीक है, दैट वाज द बेसिक ऑफ पॉलिटी. जो हमें वेरिएशंस पढ़नी है पॉलिटी में कि वेरिएशंस क्या क्या है, तो वो सारी अमेंडमेंट्स ही एक्चुअली, क्योंकि पॉलिटी इज एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या चेंज आई है? एवरी चेंज हैज टू बी मेड बाय ए मेजॉरिटी, बाय अमेंडमेंट, एंड अमेंडमेंट नीड्स मेजॉरिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट दिस टॉपिक ऑफ द बुकलेट, दैट इज ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया. अब देखिए इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में क्या क्या आता है जनरली? स्टार्टिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं. ये 3 लेवल्स ऑफ जुडिशरी है इन इंडिया, जो शुरू से ब्रिटिशर्स के टाइम से ही शुरू हो चुके थे. ये डिफरेंट वेरिएशंस आए, दैट विल बी डेल्ट इन द मॉडर्न हिस्ट्री की वेरिएशंस क्या थे जुडिशरी में. बट एट द एंड ऑफ द डे जब इंडिया आज़ाद हो गया तो यही 3 लेवल्स थे. वन वाज सुप्रीम कोर्ट एट द, यू कैन से दैट एंड आफ्टर दैट इट वाज हाई कोर्ट, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स. ये सारे जो 3 लेवल्स है ये आपस में लिंक्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं दिस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. ठीक है, ये क्या है? ये लिंक्ड नहीं आपस में, इनका सेपरेशन ऑफ पावर्स है. यूनियन के अलग पावर्स है, स्टेट के अलग पावर्स है, ओवरलैप नहीं करेंगे पावर्स. कभी भी यूनियन स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, कभी भी स्टेट यूनियन में इंटरफेयर नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पे जुडिशरी में ऐसा नहीं है. जुडिशरी इंडिया की यूनिफाइड है. वो कैसे पता चलता है यूनिफाइड कैसे? फॉर एग्जांपल आप किसी कोई केस करते हो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे केस किया, इनने अपना फैसला सुनाया, आप उससे सहमति नहीं रख रहे हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप कहाँ चले जाते हो? हाई कोर्ट. यहाँ से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो सुप्रीम. दैट मीन्स ये सब लिंक्ड है आपस में, ऑर्गेनिकली लिंक्ड. और कैसे प्रूव होता है ये लिंक्ड कैसे? क्योंकि जो शख्स एक टाइम पे जज होता है यहाँ पे, वही बनता है जज ऑफ हाई कोर्ट, फिर वही प्रमोट होकर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनता है. समझ के? दैट इज द रीजन दैट जो जुडिशरी ऑफ इंडिया वो लिंक्ड है ऑर्गेनिकली एंड हायरार्किकली भी ये लिंक्ड है. समझ का? लेकिन
अब प्रॉब्लम क्या थी जुडिशरी के साथ कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा थी, केसेस काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज इंडिया में जो माइंड सेटअप है दैट इज़ क्रिमिनल माइंड सेटअप। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, काम मिलता नहीं था, तो आसानी से काम कौन सा था, एक मर्डर करो, जेल चले जाओ, 2 वक्त की रोटी मिलेगी वहाँ पे। दैट वाज द ईजिएस्ट वे फॉर द पीपल टू सर्वाइव इन इंडिया। तो कुछ भी क्राइम करते थे, क्रिमिनल ऑफेंस करते थे और जेल चले जाते थे, वहाँ पे वही था, खाना भी मिल रहा है और काम भी वहाँ पे मिलता है जेल्स में, फॉर विच यू आर बीइंग पेड इन द जेल्स। आपको वहाँ सैलरी मिलती है अपने काम की और आपको 2 वक्त का खाना मिलता है और छत तो मिल ही रही है। तो सबसे ईजी तरीका यही था लोगों के लिए टू गो इनटू द क्रिमिनल ऑफेंसेस, कम से कम 7-10 साल के लिए बंद हो गए और आप आराम से अपनी लाइफ वहाँ पे गुजार रहे हो। इस चीज़ से क्या हो गया थे, जो जेल्स हुए थे वो ओवरबर्डन हुए थे, इतने ज़्यादा प्रिजनर्स थे वहाँ पे, अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा थे, पेंडेंसी ऑफ केसेस काफ़ी ज़्यादा थी। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे केसेस में 10-10, 20-20 साल लगते हैं, ठीक है। लास्ट 2020 में कुछ है, कोई कश्मीरी ही, देयर वाज अ कश्मीरी पर्सन जिसको 20 साल के बाद रिलीज़ किया गया एंड उसका कोई गुनाह ही नहीं था। आफ्टर 20 years he was proved that he is not guilty, but 20 years wasted in jail. So that is the judicial system of India. In fact, जब हम यहाँ पे 5-year plans बना रहे थे इंडिया में, 5-year plans में सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया का, दैट वाज गरीबी हटाओ, ठीक है, दैट वाज पॉवर्टी एलिवेशन होना चाहिए यहाँ पे। जब उसका मेन रीज़न देखा गया गरीबी क्यों नहीं हट रही, देखा गया काफ़ी सारे फंड्स डाइवर्ट हो रहे टुवर्ड्स जेल्स। ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको आजकल नीति आयोग बोलते हैं हम, उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि काफ़ी ज़्यादा फंड्स डाइवर्ट हो रहे हैं जेल्स की तरफ, क्योंकि प्रिजनर्स जेल्स भरे हुए हैं, प्रिजनर्स जो वहाँ पे इतने ज़्यादा है, उनके खाने में इतना पैसा लगता है, तो मेजॉरिटी ऑफ फंड्स डाइवर्ट वहाँ हो रहे हैं। तो उस टाइम पे इंडिया ने सोचा दैट वी शुड डू समथिंग टू, यू कैन से दैट, रिड्यूस द बर्डन ऑन जुडिशरी, टू टेक द केसेस ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस, कुछ हमें करना चाहिए। तो तब जाके आइडिया आया किनका, ट्राइब्यूनल्स का। ट्राइब्यूनल्स कोर्ट ही है, कॉसी जुडिशियल बॉडीज बोलते हैं इनको। कॉसी जुडिशियल का मतलब क्या होता है, हाफ कोर्ट फंक्शन करते हैं ये। जो फुल कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो फुली कोर्ट अथॉरिटी है उनकी, लेकिन कॉसी जुडिशियल बॉडी क्या होती है, इनका एक स्पेशल फंक्शन होता है, उसी के रिलेटेड जो केसेस आएंगे बस वही केसेस सुने जाएंगे वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आई विल से दैट NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये एक ट्राइब्यूनल है, यहाँ पे सिर्फ वो केसेस होते हैं जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। किसी ने पेड़ काटे कहीं पे, उसके खिलाफ केस हो गया दैट ही हैज हार्म्ड एनवायरमेंट, तो ये बस NGT में सुना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाएगा। तो ये इसलिए था मेन रीजन, ताकि जुडिशरी का बर्डन कम हो जाए, केसेस फास्ट ट्रैक पे चले और जुडिशियल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। तब जाके आइडिया था किसका, ट्राइब्यूनल्स का। लेकिन ट्राइब्यूनल क्या नया था इंडिया के लिए, नहीं, ये ब्रिटिश के टाइम पे भी था। ब्रिटिश ने सबसे पहले यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश किया था, दैट वाज इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल। इनकम टैक्स तब भी लोग भरते थे जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल करता था। जो यहाँ पे बिजनेसमैन थे या डिफरेंट जो ब्रिटिश के अंडर काम कर रहे थे, दे वर पेइंग द इनकम टैक्स। तो उनके लिए अगर जो भी इश्यूज होते थे इंडियंस के या ब्रिटिशर्स के भी इनकम टैक्स को पे करने में, तो वो इश्यूज, वो सारे केसेस जाते थे इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल, ITAT कहते हैं इसको। 1942 में इस्टेब्लिश हुआ है। उस टाइम पे इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। दैट इज, अगर कभी भी पूछा जाए कि विच इज़ द फर्स्ट ट्राइब्यूनल इन इंडिया, दैट विल बी द इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ गया। उसके बाद जब आज़ादी हो गई तो डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट ट्राइब्यूनल सेट किए गए ऑन द बेसिस दैट जुडिशरी पे लोड जो है वो कम होना चाहिए। लेकिन इनकी बैक, अब देखो जो भी चीज़ ऐसी जनरली बोली जाती है, फॉर एग्जाम्पल पंचायत की अगर मैं बात करूँ, पंचायत शुरू से थी इंडिया में, लेकिन फिर भी 19 कब से शुरू हो गया, 1992 पंचायत 1993 में जब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली, दैट मीन जब उनको स्ट्रेंथ मिली, पीछे से उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, तब जाके सीरियस लिया लोगों ने किसको, पंचायत को। वरना पंचायत एंशिएंट इंडिया में भी हुआ करती थी, लेकिन लोग सीरियसली नहीं लेते थे उसको। ऐसे ही बोला गया अगर ट्राइब्यूनल्स इंडिया में बनाए गए हैं, बनाने हैं हमें, तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग चाहिए। वी नीड समथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लिखा जाए कि ट्राइब्यूनल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे। और मकसद क्या था इसका, बस जुडिशरी पे लोड कम हो जाए, पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हो जाए, जो जेल्स भरे हुए मुजरिमों से वो कम हो जाए, और जो केसेस जिनमें काफ़ी वक्त लगता है, 20-20, 30-30 साल लगते हैं, उसमें काफ़ी कम टाइम लगे। लेकिन स्टिल यहाँ इंडिया की जुडिशरी भी बहुत वीक है, क्योंकि जब ये एस्टैब्लिश किए गए, इनके साथ भी लूप होल्स चलते गए। वो हम डिस्कस करेंगे आगे लूप होल्स क्या है ट्राइब्यूनल्स में। बट स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कहाँ से मिली इन ट्राइब्यूनल्स को, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd चेंज अमेंडमेंट क्या था, कल मैंने बताया था, इट इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। जब 42nd चेंज हो गया, तब जाके 2 आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस हो गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये 2 आर्टिकल्स कौन से थे, 323A एंड 323B। These 2 articles were introduced into the Indian Constitution. That means वही चेंज जिसकी हम बात कर रहे थे, अमेंडमेंट। तो ये 2 नए आर्टिकल्स आए जिसने बताया ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश होंगे किसमें, इंडिया में।
फॉर द सेक ऑफ डिफरेंट केसेस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली। और ये कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? इट इज दी पार्ट, कौन सा पार्ट है? पार्ट 14th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में बैठा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड टेरिटरी, सेकंड पार्ट सिटीजनशिप, थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ पार्ट डीपीएसपीज, ऐसी फिफ्थ पार्ट यूनियन है, फिर ऐसी स्टेट पे आएंगे। तो डिफरेंट पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पार्ट 14th में ये दो आर्टिकल्स ऐड हो गए। कभी कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट ये पूछा जाता है दैट ट्राइब्यूनल्स हैव बीन मेंशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या स्टेटमेंट होगा इट हैज बीन मेंशन इन द 14th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्वेश्चन ऐसे ही आजकल स्टेटमेंट्स आते हैं। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। द आर्टिकल्स विच आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 42nd, जिससे ऐड हो गए दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 323A एंड 323B, जिसने ट्राइब्यूनल्स की बात की। इसने ये एस्टैब्लिश किया कि इंडिया में एस्टैब्लिश होंगे ट्राइब्यूनल्स फॉर द डिफरेंट केसेस, फॉर द डिफरेंट, यू कैन से दैट जो मकसद है गवर्नमेंट के, कैसे हमें जल्दी कि जुडिशरी को आगे बढ़ाना है, उस चीज़ के लिए दो आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस हुए। और थर्ड थिंग इज कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पे ऐड हो गए 14th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये सब चीज़ें लिखा है। इसमें आपको ये नहीं मिलेगा 14th है कहीं पे? लिखा है? कहाँ पे लिखा है? हम्म 14th मैं कह रहा हूँ पार्ट 14th नहीं लिखा है। देयर इज इंफॉर्मेशन ओनली 323A एंड B आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, बट विच पार्ट वाज इट, ये आपको ऐड करना है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं आपको एडिशन कर रहा हूँ इस करंट अफेयर में। करंट अफेयर हमेशा कंप्लीट नहीं होते, यू विल फील दिस थिंग जब हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कितनी चीज़ें एडिशन होंगी आपके साथ, समझ के आप। तो वहाँ पे आप ऐड करिए कैसे भी। आपको अगर A4 शीट्स पे ऐड करना है दैट ये पार्ट 14th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे ऐड किया गया। अगर आप इस बुकलेट में भी ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं आप। इसके बाद जो मैं दो आर्टिकल्स कहे 323A, क्या था ये आर्टिकल? इस आर्टिकल ने एम्पावर किया पार्लियामेंट को कि आप सेंटर में और स्टेट्स में बना सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या बताया था मैंने? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कोर्ट्स, हाफ कोर्ट्स, ये वो होते हैं जिनका एक मकसद होता है बस। तो इस आर्टिकल ने कहा कि हम एम्पावर कर रहे हैं किसको? पार्लियामेंट को या यूनियन को, कि वो ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं सेंटर में एंड स्टेट्स में। लेकिन कौन से ट्राइब्यूनल्स? एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कौन से ट्राइब्यूनल्स होते हैं? जहां पे केसेस चलते हैं रिगार्डिंग दी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं सेंटर के, उनके कुछ केसेस। फॉर एग्जांपल अभी अगर रिक्रूटमेंट लिस्ट निकला हुआ है, काफ़ी सारे लोग अपनी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स देते हैं। यहाँ काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं कैट में। कैट कहते हैं इसको, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, शॉर्टली टर्म्ड एज कैट। ठीक है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में होता क्या है? मान लो अभी रिक्रूटमेंट निकली है, आप सबने उसमें अपनी डाटा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की है एग्जाम देने से पहले, और मान लो आपकी सिलेक्शन उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे हो गई। RBA जैसे कश्मीर का एक जनरल सर्टिफिकेट है, दैट इज RBA, और ये बाद में पता चला इंटरव्यू पे कि ये जो सर्टिफिकेट थी इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी। काफ़ी सारे केसेस होते हैं, इससे नज़र नहीं पड़ती है कैंडिडेट्स की कि इसका जो वैलिडिटी था वो खत्म हो चुकी है, तो ऐसे ही वो फिल कर देते हैं उसको। ये गलतियाँ होती है, तो इस बेसिस पे फिर उसकी नौकरी छीनी जाती है। और फिर होते हैं केसेस, फिर वही लोग जाते हैं कैट में कि हमने रिन्यू करने के लिए भेजी है, वो आई नहीं है अभी, तो इनने हमारा जो हमारा पोस्ट था इसको रिजेक्ट किया। ये केस चलते कहाँ पे? कैट में। या किसी की सैलरी बंद कर दी किसी बेसिस पे, वो केस करता है कहाँ पे? वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जब भी उनका कुछ मसला होता है रिगार्डिंग दियर दैट गवर्नमेंट जॉब, वो सारे केसेस किस में होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। अभी बस मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल को छोड़ दो आप, क्योंकि ये स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है। तो आई वाज मेंशनिंग अबाउट दिस आर्टिकल। इसने कहा पार्लियामेंट से कि आप बना सकते हो ट्राइब्यूनल्स एट द सेंट्रल लेवल एज वेल एज एट द स्टेट लेवल। किसके लिए? फॉर दी दैट केसेस विच आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, विच आर रिलेटेड टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज।
समझ गया। इसके बाद आर्टिकल 323B विल डिस्कस, अभी हमने पूरा नहीं किया, बस आर्टिकल्स बता रहा हूँ अभी, उसके बाद मैं डिस्कस होगा कैट क्या है, सैट क्या है, जैट की डिफरेंट ट्राइबल्स है यहाँ पे। तो आई एम सेइंग दैट आर्टिकल 323B, जब पहले ही आर्टिकल आया, ओरिजिनल इस आर्टिकल में क्या लिखा गया था, इसमें लिखे गए थे दो इश्यूज, दैट वाज दैट जो टैक्स है एंड लैंड रिफॉर्म्स, टैक्स से कोई भी इशू अगर होगा, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने टैक्स पे नहीं किया है, मुझ पे केस हो गया, वो केस चलेगा कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, ठीक है, जो इसके अंडर बनेगा। या लैंड रिफॉर्म्स क्या थे कि ज़मीन ली गई किनसे, ज़मींदारों से उस टाइम पे, और बांटी गई किनमें, पेजेंट्स में। अगर इसमें कोई केस होता है वो होगा किसमें, इसी ट्राइब्यूनल में, जो किसके अंडर एस्टैब्लिश होगा, 323। दो इश्यूज रखे थे, लेकिन बाद में 2010 में इसको चेंज किया गया, कहा इसमें आप कोई भी इशू आप उठा लो, उसके लिए आप ट्राइब्यूनल बना सकते हो, एनी इशू। अब समझ के, एनी, अगर कोई भी इशू आप बनाना चाहते हो ट्राइब्यूनल, वो पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है कोई भी ट्राइब्यूनल अंडर द आर्टिकल 323B। मकसद ये था वही, दैट पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हो जाए, जो भी जुडिशरी पे लोड है वो कम हो जाए। दीज वर द टू आर्टिकल्स व्हिच आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द सेक ऑफ ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। ठीक है, एक और आर्टिकल था, दैट वाज आर्टिकल 262। ये इस पे बुकलेट पे नहीं होगा। आर्टिकल 262 क्या कहता है? आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो लॉ से बना सकते हैं एक ट्राइब्यूनल जो सिर्फ देखेगा इश्यूज रिलेटेड टू वाटर डिस्प्यूट्स। जो वाटर डिस्प्यूट्स इंडिया में होंगे बिटवीन द स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर रिवर सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्दर्न रिवर सिस्टम, साउदर्न रिवर सिस्टम, नॉर्थ ईस्टर्न रिवर सिस्टम, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ऐसे ही दैट यमुना, सतलुज यमुना लिंक, SYL जिसे हम कहते हैं। तो वो क्या है? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। क्योंकि इंडिया एक ऐसी ज्योग्राफी है, कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो ज़्यादा से कम में शिफ्ट करना पड़ता है। तो लेकिन इस शिफ्ट करते करते आपस में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं बिटवीन स्टेट्स। जैसे सतलुज यमुना लिंक की अगर बात करूँ, SYL, यहाँ पे इशू चल रहा है बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। ये इशू कहाँ, ये केस कहाँ चल रहा है? वाटर ट्राइब्यूनल में, जो कोड बनाया गया है फॉर द सेक ऑफ वाटर डिस्प्यूट्स। था क्या यहाँ पे सतलुज से पानी शिफ्ट करना था यमुना में, लेकिन वक्त ऐसा आया कि पानी कम हो गया पंजाब में। जब पानी कम हो गया, पंजाब ने मना किया हरियाणा को, हम आपको पानी नहीं देंगे। आप, ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि वक्त पे चीज़ें करनी चाहिए। जब ये डिसाइड हो चुका था, पंजाब भी एग्री कर चुका था कि हम पानी देंगे हरियाणा को, अगर उसी टाइम पे उसको अप्लाई किया होता तो आज इशू नहीं होता। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ा, पानी कम हो गया, रिसोर्स कम हो गया, तो पंजाब ने मना कर दिया, ठीक है, कि अब मैं पानी नहीं दूंगा। उसी वजह से डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए। ये केसेस ऐसे काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स है, इट्स नॉट ओनली अबाउट SYL, सतलुज यमुना लिंक। साउदर्न रिवर्स में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स कि पानी का जो शिफ्ट करना चल रहा है। तो ये सारे इश्यूज होंगे, इसके लिए अलग ट्राइब्यूनल्स बनेंगे। क्या, कौन से? वाटर ट्राइब्यूनल्स। ये कौन कहता है? आर्टिकल 262, जो सीधे एम्पावर करता है पार्लियामेंट को दैट जो भी इश्यूज होंगे वाटर के रिलेटेड, चाहे वो यूज करना हो वाटर का या शेयरिंग हो आपस में स्टेट्स के बीच में, अगर कोई भी इशू अराइज हो गया, वो केसेस कहाँ सुने जाएंगे? वाटर ट्राइब्यूनल्स में। दैट वाज आर्टिकल 262। ये 3 आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो बैकिंग देते हैं किनको? ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। समझिए आप, ऐड करिए इसको आर्टिकल 262 को। इसमें आप लिखिए, चलिए मैं डिक्टेट करता हूँ। आर्टिकल 262 में आप लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, according to this article, Parliament by law provide for adjudicating ADJU DICATING, adjudicating any disputes with respect to use, distribution or control of water. So इसी आर्टिकल की वजह से जो वाटर ट्राइब्यूनल्स बनते हैं इंडिया में, दैट हैज़ द बैकिंग ऑफ आर्टिकल 262।
So you have to remember 3 articles for the sake of tribunals. That was 323A, 323B and Article 262. That was the basic about tribunal system इंडिया में कैसे है. अगर इसी कंपोजिशन की बात अब करें हम, कंपोजिशन ट्राइबल्स का क्या होगा, दैट इट विल बी हैविंग दी एक तो जुडिशियल मेंबर्स, प्लस एक्सपर्ट मेंबर्स. जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स. अब आप यहां पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, अगर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स है, डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है. वहां पे सिर्फ जज होते हैं जो मसलों को देखते हैं, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑफ एनीथिंग, दे आर जज. बस वो रैशनैलिटी के बेसिस पे, लॉज के बेसिस पे देखते हैं चीज़ों को. लेकिन यहाँ पे कौन है, एक्सपर्ट मेंबर्स. दे गिव द रिच इनपुट्स कि क्या सही होगा क्या गलत होगा. ठीक है, तो ये एक्सपर्ट मेंबर्स बहुत ही सही बनाते हैं जुडिशल सिस्टम को. समझ क्या. तो ये डिफरेंस है बिटवीन द फॉर्मल कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द ट्राइब्यूनल्स. खैर डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स का डिफरेंट कंपोजिशन है. वी विल डिस्कस ट्राइब्यूनल्स वन बाय वन, कौन कौन सा ट्राइब्यूनल बनाया गया अंडर आर्टिकल 323A एंड उसके बाद अंडर आर्टिकल 323B. और जो 262 था उसमें बस एक ही ट्राइब्यूनल, दैट इज वाटर ट्राइब्यूनल. जो सब डिस्प्यूट्स कौन से दिखते हैं, वाटर डिस्प्यूट्स. समझ का. जो सबसे पहला ट्राइब्यूनल था जो मैंने आपको बताया, जो किसी आर्टिकल के अंडर नहीं था, जो पहली ब्रिटिश ने बनाया था, दैट वाज इनकम टैक्स. एक काम करो कि हेडिंग एज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स. तो सबसे पहला जो ट्राइब्यूनल बनाया गया था दैट वाज ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल. अब क्या है ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल. ये एस्टैब्लिश किया गया है 1941 में by the British authorities. In this year it was established. साथ साथ लिखते जाएंगे आप whatever I am saying here. तो अब ये अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है किससे डील करता है, उस टाइम पे जो भी इश्यूज होते थे डायरेक्ट टैक्सेस पे. डायरेक्ट टैक्सेस दो टाइप्स के हमारे पास, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एग्जाम्पल इनकम टैक्स. अब देखो जिनके फादर्स यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वो डायरेक्टली टैक्स करते हैं पे गवर्नमेंट को, दैट इज डायरेक्ट टैक्स. लेकिन जब आप शॉप पे जाते हो, आप कुछ भी बिस्किट खरीदते हो, उस पर भी GST लगता है. आप किसको देते हो, शॉपकीपर को. शॉपकीपर आपके बदले ऊपर देता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो टैक्सेस दो टाइप के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. जो भी इश्यूज 1941 में डायरेक्ट टैक्सेस से होते थे, कोई केसेस रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस, वो सुनता था कौन, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल. ये जो कोर्ट था ये बस उन इश्यूज को सुनता था, द इश्यूज रिलेटेड टू द डायरेक्ट टैक्सेस ओनली. तो कभी कभी ऐसे भी आता है when income tax appellate tribunal was established, it was only listening to the cases which were related to the direct taxes. ठीक है. सो शुरू में ऐसा था. आजकल जो ये चल रहे हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, आजकल ये हर एक केस देखते हैं रिलेटेड टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, एनी केस रिलेटेड टैक्सेस दैट इज बीइंग हर्ड बाय इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल. और जो भी ऑर्डर पास करते हैं, जो भी फैसला सुनाते हैं, वो क्या है, फाइनल है. और अगर इसके बाद भी किसी पार्टी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली इस ऑर्डर से, दैट मीन्स ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ दिस ट्राइब्यूनल, ही कैन मूव टू द हाई कोर्ट. एंड इन फैक्ट हाई कोर्ट ओनली, ये ओनली बहुत ही भावनाएं चेंज करता है क्वेश्चन की, ओनली. ठीक है. तो अगर किसी भी शख्स को सहमति नहीं है रखता है वो किसके साथ, इसके फैसले के साथ, मान लो मेरे खिलाफ केस हो गया है इनकम टैक्स के खिलाफ, तो इस ट्राइब्यूनल ने कुछ फैसला सुनाया, मैं उसके साथ सहमति नहीं रखता हूं, मेरे पास दरवाजा कौन सा है, हाई कोर्ट का. ओनली यहाँ पे ओनली इज द कंडीशन हियर. ठीक, बिकॉज ओनली बहुत खेलता है क्वेश्चंस में, ये ओनली वर्ड बहुत ही खतरनाक है. जब ये ओनली लग जाता है तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. अब समझ के, अगर यहाँ पे ओनली नहीं होगा दैट मीन्स स्टेटमेंट अधूरा है.
अगर ओनली ए स्टेटमेंट फुल है तो याद आपको ये रखना है, जब भी इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल कोई फैसला सुनाता है वो फाइनल है, उसके बाद भी अगर किसी को शक है या वो सहमति नहीं रखता उस फैसले से, ही कैन ओनली गो टू दी कंसर्न्ड हाई कोर्ट. आई एम फ्रॉम J&K, इफ आई एम हैविंग इशू विद दी दिस जो इन्होंने फैसला सुना, आई कैन गो टू दी हाई कोर्ट ऑफ J&K. समझ का. एंड करंटली जो ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इट हैज 63 बेंच. दैट मीन्स इट हैज 63 ब्रांच अक्रॉस द इंडिया. So what you added in this, it was established in 1941. It deals with the appeals under the direct taxes. It deals with the appeals under the direct taxes. Third point will be order passed by ITAT is final. Next point likhiye, order passed by ITAT. Only direct taxes. Order passed by ITAT is final. Is final, and appeal lies to the High Court only. Is final and appeal APPEL, appeal lies to High Court only. High Court only. Next point, currently it has 63 bench. Currently it has 63 bench. 63 bench, BNCHES, bench. तो ये था पहले, आज़ादी से पहले बस एक ही ट्राइब्यूनल था इंडिया में, कौन सा? ITAT. फाइल उसका फाइनल है हाई कोर्ट का. अपील बस इनके पास ही जा सकती है. उसके बाद ये जो बोलेंगे आपको मानना है. आप कई केस लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला दैट इज फाइनल. केस ऑफ अयोध्या कितने सालों से चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि वहाँ पे मंदिर बनाना तो मंदिर ही बनेगा, अब उसको कोई हिला नहीं सकता. आप तो जो ये कहेंगे उसके बाद वो फाइनल है. अगर हम इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता रखते हैं तो फ़ायदा क्या है इसका? फिर ये तो फिर से वही सिस्टम शुरू हो गया, हाई कोर्ट फिर से सुप्रीम कोर्ट, तो फिर से बर्डन आ जाएगा. तो ये रखा गया, एक रास्ता रखा गया. अगर आप इनसे सहमति नहीं रख रहे हो तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट. दैट विल बी द फाइनल. हाई कोर्ट से आगे नहीं जाएगा फिर ये मसला. जो हाई कोर्ट फैसला सुनाएगी दैट विल बी द फाइनल हियरिंग. समझ क्या? तो आई वाज सेइंग दैट इट वाज अप टू द इंडिपेंडेंस. लेकिन जब आज़ादी हो गई, 42nd अमेंडमेंट आ गया 1976 में. 42nd अमेंडमेंट, उसने जो आर्टिकल्स दो जोड़े, कौन से? 323A एंड 323B. उन आर्टिकल्स की वजह से क्या किया गवर्नमेंट ने? दे फॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट. ये एक्ट लाया हाउस में, ताकि बनाने क्या थे? देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने बस बताया इन आर्टिकल्स में कि आप ट्राइब्यूनल्स बना सकते हो. उसके लिए फिर एक्ट लाना पड़ता है. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके लिए आपको एक्ट बनाना पड़ता है, फिर कानून बनाना पड़ता है उस पर. ऐसे आर्टिकल 323A और B ने बताया सेंटर से कि आप बना सकते हो, लेकिन आप सिंपली वो आप सेंटर नहीं आ सकता और बना सकता था. पहले एक्ट लाना पड़ता है हाउस में, उसको पास करना पड़ता है हाउस में, उसके बाद ये चीज़ें बनती है. तो इसी के लिए आया कौन सा एक्ट? इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985. 1985 में एक्ट आया. इसके बाद शुरू हो गए ट्राइब्यूनल्स बनने. नेक्स्ट हेडिंग आप यही देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985. घर जाके आप एक तो ये बुकलेट पढ़ेंगे और ये रीइंफोर्सिंग नोट्स जो आपके पास है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मिल रहा है, तो इट विल कंप्लीट योर टॉपिक. मतलब देयर विल बी नथिंग लेफ्ट विद दिस टॉपिक, इट विल बी अ कंप्लीट टॉपिक विद इन इटसेल्फ. इसके बाद आपको ना कोई बुक देखनी है, कहाँ से क्या बैकिंग मिल रही है, क्योंकि जो भी मैं दिखा रहा हूँ आई एम क्रिएटिंग द स्टोरी वंस अगेन. पहले क्या था, उसके बाद ये आया, इसके बाद कौन कौन से ट्राइब्यूनल्स आए. सो गिव हेडिंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985. So write in this, in relation to the article 323A, in relation to the article 323A, in relation to the article 323A, Parliament enacted this act. Parliament enacted this act. पार्लियामेंट ने क्यों ये एक्ट लाया? क्योंकि 323A ने कहा था उससे, पार्लियामेंट से. पार्लियामेंट एनेक्टेड दिस एक्ट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल,
to establish central administrative tribunal, central administrative tribunal, as well as state level, as well as state level administrative tribunals. तो जो आर्टिकल 323A था उसने पार्लियामेंट से कहा था आप बनाओगे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। तो जब भी आपसे पूछा जाए, चाहे वो MCQs के फॉर्म में हो, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज you can say that made it possible for the creation of administrative tribunals, that will be article 323A. जो 323B था वो किसी और चीज़ के लिए था, वो भी ट्राइब्यूनल्स है, बट जो बाकी इश्यूज है उनके रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स बना सकते हो आप। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सिर्फ किस में लिखे, 323A, तभी एक्ट आया अंडर द बैकिंग ऑफ द 323A आर्टिकल। समझ क्या? तो इसके बाद जो फिर पहला बना इंडिया में, जो अपना इनने बनाया था, दैट वाज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, शॉर्टली टर्म्ड एज कैट। यहां पे किसी ने कैट देखा है श्रीनगर में? जहांगीर होटल से आगे गए हो कभी? ठीक है, तो वहीं पे जो ही आप क्रॉस करते हो जहांगीर होटल को, ऑन दिस साइड जब आप क्रॉस करते हो उस चीज़ को, तो वहाँ पे एक बड़ा बोर्ड लगा है कैट का, उस पर कैट लिखा है CAT, ब्लू कलर का बोर्ड है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सो क्या है ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? सो व्हाट आई मेंशन्ड अबाउट दिस ट्राइब्यूनल, ये सारे वो केसेस देखता है जहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के केसेस होते हैं, उनके रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, उनकी सैलरीज, पेंशन, अगर कोई भी इशू है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, वो सारे केसेस कौन देखता है? कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव। इनके पास एपिलेट जुरिसडिक्शन। एपिलेट जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है? ये फाइनल अथॉरिटी है फॉर द लिस्टिंग ऑफ द केसेस फॉर दिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। लेकिन ये सेंट्रल है तो एम्प्लॉयज भी कौन होंगे? सेंट्रल एम्प्लॉयज। आप समझ के, इसमें एम्प्लॉयज कौन कौन आते हैं? एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉयज, अभी आप कुछ लिखेंगे नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज, दैट मीन्स वही IAS IPS ऑफिसर्स, ये सब कौन है? ऑल इंडिया सर्विस, IFS ऑफिसर्स। उनके अगर कुछ इश्यूज है, कुछ केस उनको करना है किसी के भी खिलाफ, तो वो कौन देखता है? कैट, सेंट्रल। लेकिन केसेस किसके रिलेटेड? उनके इसी जो उनका रिक्रूटमेंट हुआ है, जॉब के रिलेटेड जो भी केस है वो देखेगा कैट। पहले ये है, उसके बाद सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज कौन से होते? सेंट्रल सिविल सर्विसेज बताओ, नेशनल लेवल एग्जाम्स बताओ, SSC CGL, ये क्या होते हैं? सेंट्रल सिविल सर्विसेज होते हैं। या जब हम IAS का एग्जाम देते हैं, UPSC का एग्जाम देते हैं, पहले होते हैं, पहले 100 होते हैं IAS, फिर उसके बाद IPS, फिर उसके बाद IFS, ठीक है, उसके बाद कुछ सेंट्रल सर्विसेज होती है, एंड पे जो लास्ट रैंकर्स होते हैं वो सेंट्रल सर्विसेज में होते हैं, तो वही है सेंट्रल सिविल सर्विसेज। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS एंड IFS, इनके कोई भी केसेस है रिलेटेड टू देयर जॉब, वो जाएंगे कहाँ? कैट में। सिविल सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो भी एम्प्लॉयज है उनके केसेस कहाँ जाएंगे? कैट में। थर्ड इज सिविल पोस्ट्स अंडर सेंटर। अब सिविल पोस्ट अंडर सेंटर कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल कैग है, वो सेंटर के अंडर है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन ये सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, तो यही है सिविल पोस्ट अंडर सेंटर। जो भी ये सारे पोस्ट है, इनके कोई इश्यूज है रिलेटेड टू जॉब्स, वो सारे इश्यूज कहाँ जाएंगे? कैट में जाएंगे। द फोर्थ वन इज सिविलियन एम्प्लॉयज इन डिफेंस सर्विसेज। आर्मी के साथ काफ़ी सारे लोग सिविलियंस भी होते हैं जो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट में वहाँ पे काम कर रहे होते हैं,
तो जो भी सिविलियंस काम कर रहे हैं आर्मी के साथ, उन सब के भी केसेस कहाँ जाएंगे? रिलेटेड जॉब कैट में ही जाएंगे, डिफरेंट कैट्स में। यहां से आप यहां भी जा सकते हो। देखो यहाँ का कैट जो है वो एक सब्सिडरी है बस, अगर वहां किया जाएगा उनको भी एट द एंड ऑफ द डे न्यू दिल्ली भेजना है उसको, ठीक है। क्योंकि कैट के अगर आप देखोगे कुछ ही ब्रांच है, जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो न्यू दिल्ली में है, तो वहां जाएगा। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से ब्रांच से कैसे का काम होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये था कि कौन कौन से एम्प्लॉयज केस फाइल कर सकते हैं कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इसमें 4 कैटेगरीज आते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि IAS IPS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो सेंटर के काम करते हैं, उनके बाद जो आते हैं लास्ट रैंकर्स वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज में काम करते हैं। थर्ड इज सिविल पोस्ट अंडर सेंटर, जो भी सारे सिविलियन पोस्ट है जो सेंटर के लिए है, तो वो भी इसी कैट में जाते हैं अपने केसेस फाइल करने के लिए। फोर्थ इज सिविलियन एम्प्लॉयज इन डिफेंस सर्विसेज। दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। अगर इनके रिलेटेड कोई भी जॉब का कोई इशू है रिलेटेड टू पेंशन, द सैलरी, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अगर कुछ इशू हो गया इनके साथ, ये सब केसेस कौन सुनेगा? कैट सुनेगा। एक्सेप्शंस यहाँ पे क्या है, कौन से एम्प्लॉयज है जो यहाँ पे जा नहीं सकते हैं? हमने यहाँ पे देखा डिफेंस फोर्सेस, सिविलियंस, जो मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस होते हैं जैसे कि मेजर, आर्मी का मेजर, जनरल, वो सब कैट में नहीं जा सकते, उनके लिए अलग चीज़ें चल रही है। ये सिर्फ सिविलियंस के है। एक्सेप्शन क्या बनेगा? जो मेंबर्स ऑफ आर्मी है वो कभी भी कैट नहीं जा सकते हैं, उनके लिए अलग ट्राइब्यूनल बना है, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल, ठीक है। हमारा इनफैक्ट करंट अफेयर उसी पे है, आप देखो, यू चेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट अफेयर, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, AFT, बस चेक करो, पढ़ना नहीं है इसको, ये हम डिस्कस करेंगे ये भी क्या है, बस आप चेक करो, हमें यही असल में हमारा कॉन्टेक्स्ट यही है, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल। तो जो भी आर्मी मैन है उनके लिए अलग ट्राइब्यूनल है, लेकिन आर्मी के साथ एसोसिएटेड जो सिविलियंस है वो कहाँ जाएंगे? कैट जाएंगे, उनके अगर इश्यूज होंगे। समझ गया आप? तीसरा कौन है? एक्सेप्शन। फर्स्ट आई टोल्ड यू एक्सेप्शन क्या था, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सेकेंड मैंने मेंशन किया कौन, हाँ, ऑफिसर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी ऑफिसर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? कोई जज, फिर हो गए वकील, उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वहां काफी सारे ऑफिसर्स काम करते हैं। जुडिशियल पोस्ट काफी बार निकलते हैं जो ऐसी सिविलियन पोस्ट होते हैं, जज या वकील की बात नहीं हो रही होती है। ऑफिसर्स काफी ज्यादा काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जो भी ऑफिसर्स काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो भी कभी कैट नहीं जा सकते, अदरवाइज वो सेंटर के ही अंडर आते हैं। हमने ये देखा था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, लेकिन सेंटर के होने के बावजूद भी दे कैन नेवर गो टू दी कैट, ऑफिसर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थर्ड जो इसमें दैट एक्सेप्शन है, दैट इज स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट। स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट क्या है? आप देखो, पार्लियामेंट जो है वो उनका काम क्या है? बिल्स को डिस्कस करना। हर रोज वो बिल्स को डिस्कस करते हैं, एक्ट्स पास करते हैं, लॉज पास करते हैं, लेकिन जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके लिए अलग सेक्रेटरीट होता है, दैट इज लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो वो सेक्रेटेरिएट में जो है उसमें IAS ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं या डिफरेंट ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं। जो भी ऑफिसर्स या स्टाफ है उस सेक्रेटेरिएट का, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दे कांट गो टू दी कैट, अदरवाइज वो भी सेंटर में ही आते हैं। ये 3 एक्सेप्शंस है, याद रखनी है आपको। फर्स्ट इज मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, दे कैन नेवर गो टू दी कैट। सेकंड इज ऑफिसर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे कैन नेवर गो टू द कैट। एंड थर्ड इज स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, यू कैन से दैट सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट। आपने कभी पढ़ा है दैट पार्लियामेंट एक सेक्रेटरी होता है उसका अपना अलग से, एक हो गया सेक्रेटरी, सिविल सेक्रेटरी जैसे यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट जो है लोकसभा, उसका अपना एक अलग सेक्रेटरीट है। हेड कौन होता है? सेक्रेटेरिएट ऑफ लोकसभा, उसका हेड कौन होता है? कौन होता है हेड? देखो, अगर लोकसभा हाउस है, यहाँ पे डिस्कशन होता है, जो भी पेपर वर्क होता है इसका एक अलग रूम होता है जिसको हम कहते हैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इसका हेड कौन होता है? सबसे पहले बताओ, इसका हेड कौन है? स्पीकर है। इसका हेड कौन है? इसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसका भी हेड कौन है? स्पीकर ही है, ठीक है। दोनों का हेड स्पीकर है। फर्क क्या है दोनों के फंक्शंस में? जब स्पीकर एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस काम करता है, वो किसी भी कोर्ट के लिए जवाबदेह नहीं है। अगर कुछ भी होगा, स्पीकर को कभी कोर्ट में पेश होना ही नहीं है फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ द हाउस। लेकिन जब वो इसका हेड एक्ट करता है एज अ हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट, ही इज आंसरेबल टू द कोर्ट्स। That is the most important point about the Speaker of the Lok Sabha. When he is acting as a presiding officer of this house, he is not answerable to any court of India.
ठीक है, वो डॉन है अपने हाउस का, वो जो करेगा अपने हाउस में उसकी मर्जी, उसको किसको बाहर निकालना है, कोई उसको केस नहीं कर सकता उस पर मुझे बाहर क्यों निकाला गया। लेकिन जब इसका हेड करता है एक्ट, तब वो आंसरेबल है कोर्ट्स। अगर यहां पे कुछ गलती होगी तो केस होगा। अब समझिए, इस सेक्रेटरीट में काफी ऑफिसर्स काम करते हैं, इट्स नॉट ओनली स्पीकर, स्पीकर हेड है, तो जो ऑफिसर्स है दे कैन नेवर एवर गो टू द कैट। ये एक्सेप्शंस 3 है इसमें, दे कैन नेवर एवर गो टू द कैट बीइंग द एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए आप? अब लिखेंगे आप इसमें कैट में, हाँ जी, इशू कुछ, इट एक्सरसाइजेज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, it exercises original jurisdiction in relation to recruitment, in relation to recruitment, in relation to recruitment and all service related matters, and all service related matters of public servants, service related matters of public servants covered by it, service related matters of public servants covered by it. Next one लिखेंगे आप, its jurisdiction extends to, its jurisdiction extends to, पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे कहाँ कहाँ पे इसकी jurisdiction है, all India services, extends to all India services, second central civil services, central civil services, third civil posts under the center, civil posts under the center, चारों लिखे हैं बोर्ड पे, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर, फोर्थ इज सिविलियन एम्प्लॉयज इन डिफेंस सर्विसेज, सिविलियन एम्प्लॉयज इन डिफेंस सर्विसेज। So they all people can go to the CAT अगर कोई भी इशू रिलेटेड है दिस रिलेटेड टू देयर सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखेंगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कौन है पहला एक्सेप्शन? मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, second is officers of Supreme Court, officers of Supreme Court, third is secretarial staff, secretarial staff of Parliament, secretarial staff of Parliament। अब जब ये कैट बनाया गया पहली बार तो इसमें कौन कौन थे? एक तो था चेयरमैन एंड इसकी कंपोजिशन है चेयरमैन एंड मेंबर्स, लेकिन इनको चुनता कौन है? अगर कैट अभी बनाया हमने, चेयरमैन को कौन चुनेगा और इसके मेंबर्स को कौन चुनेगा? इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु विल चूज द चेयरमैन एज वेल एज मेंबर्स ऑफ द कैट। लेकिन वो अकेले ये काम नहीं करता है, ही हैज टू टेक कंसल्टेशन ऑफ CJI। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ CJI, उनके साथ कंसल्ट करके ही अपॉइंट्स चेयरमैन एज वेल एज दी मेंबर्स। अब जो चेयरमैन होता है ये अक्सर कौन होता है? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स।
सुप्रीम कोर्ट का वो रिटायर्ड जज है, वो बन सकता है चेयरमैन, या हाई कोर्ट्स का कोई कहीं का भी रिटायर्ड जज है, ही कैन बी द चेयरमैन ऑफ कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। और जो मेंबर्स है, मेंबर्स कौन होते हैं? ये वो रिटायर्ड ऑफिसर्स है जिनने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया होता है, लेकिन रिटायर्ड, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज, आईएएस, आईपीएस, लेकिन कौन? रिटायर्ड। ये है कंपोजिशन ऑफ CAT, that there is a chairman and the members. Chairman and members, they are chosen by President of India in consultation with CGI. And होते कौन अक्सर? This chairman होता है अक्सर the retired judge of Supreme Court और any of the high courts. जो members होते हैं ये कौन होते हैं? Retired government officer जिनने IAS and IPS में काम किया होता है, या other central services में जिन्हें एक reputed position पे काम किया होता है, इन सब को चुना जाता है as the members। लेकिन ये सब कौन होने चाहिए? Retired, not the serving ones, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा अगर सर्विंग वंस होंगे। तो रिटायर्ड जो है वो वैसे भी उन्होंने बस छोड़ दिया होता है अपना सर्विस, तो बैठे होते हैं, तो उनको यही काम सौंपा जाता है कि आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल चलाओ, आप वो मैटर्स देखो, जब भी पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके कोई इश्यूज़ है तो आप वो सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। समझ गए आप? नेक्स्ट लिखिए, कंपोजिशन लिखिए इसका, कंपोजिशन। कंपोजिशन में लिखिए आप चेयरमैन प्लस मेंबर्स, चेयरमैन प्लस मेंबर्स, चेयरमैन प्लस मेंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these all are appointed by president, these all are appointed by president after consultation with CJI। CJI कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का हेड, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चेयरमैन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चेयरमैन इज यूजुअली रिटायर्ड जज, चेयरमैन इज यूजुअली रिटायर्ड जज of Supreme Court or High Courts. Chairman is usually retired judges of Supreme Court and High Courts. इसकी स्ट्रेंथ चेंज होती रहती है, तो आपको वो पॉइंट्स याद ध्यान में रखने हैं जो परमानेंट है। अब समझ के 10 मेंबर्स होते हैं, कभी 20 भी होते हैं इसमें, तो यू डोंट हैव टू गो ऑन द स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट देखिए, members are typically retired officers from IAS, IPS, retired officers from IAS, IPS or other central services, or other central services. अब इसके बाद मान लो कैट ने कोई केस सुना, कैट ने अपना फैसला सुनाया, और अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो सहमति नहीं रखता उस फैसले से, तो उसके पास क्या कोई और दरवाज़ा है? ही कैन गो टू दी सुप्रीम कोर्ट ओनली। हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, ही कैन ओनली गो टू दी सुप्रीम कोर्ट। अगर इससे वो सहमति, किससे नहीं रखते सहमति? कैट से। तो द ओनली फाइनल अपील लाइज विद दी सुप्रीम कोर्ट। समझ गए आप? इनफैक्ट जो कैट है इस टाइम पे इंडिया में 19 बेंच है कैट की, यानी कि 19 अलग अलग जगहों पे क्या है? कैट ऑफिसेस है, कैट कोर्ट्स है, कैट ट्राइब्यूनल्स है, नॉट कोर्ट्स, कैट ट्राइब्यूनल्स है। वन ऑफ देम इज एट श्रीनगर। 19 में से एक कहाँ पे? श्रीनगर। हमें 19 याद रखने नहीं है, बट हाँ फिगर याद रखना है। इस टाइम पे कितने हैं? 19 कैट ट्राइब्यूनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? इंडिया में। एंड व्हाट आई मेंशन दैट अगर कोई भी शख्स सहमति नहीं रखता है कैट के फैसले से, उसके पास फाइनल अपील कहाँ पे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ही कांट गो टू दी हाई कोर्ट्स। समझ गए आप? नेक्स्ट लिखिए जल्दी से। अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैट, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैट,
appeal against the order of CAT lies before Supreme Court only. Lies before Supreme Court only, and that too in lies before Supreme Court only, and that too in 60 days. I will make you understand that too in 60 days. कहने का मतलब ये है, अगर आज कैट ने कोई फैसला सुनाया, द डेट टुडे इज 25 जून, आपके पास 60 दिन है अगर आपको इसके खिलाफ अपील करना है, जो इसने फैसला सुनाया 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी है. अगर 60 दिन खत्म हो गए उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते हो. तो यू हैड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 60 डेज व्हेन कैट हैज एजुकेटेड द मैटर. उसने फैसला सुनाया है, 60 दिन के अंदर आपको अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में अगर आप उस फैसले से सहमति नहीं रखते हो. समझ गया? टाइम लिमिट है टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कैट. तो लास्ट पे आप लिखिए, there are 19 CAT benches. There are 19 CAT benches which exist in India. There are 19 CAT benches which exist in India. Which exist in India. तो ये थोड़ा लंबा चला कैट. हमें 3-4 ट्राइब्यूनल्स और डिस्कस करने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जो अक्सर पूछे जाते हैं. इसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सैट, उसके बाद एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जैट, एनजीटी वाटर ट्राइब्यूनल या फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल. ये 4-5 ट्राइब्यूनल्स ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन वी हैव टू डिस्कस 4 to 5 ट्राइब्यूनल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टू द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास. एंड सभी कल प्रिंट करके बुकलेट ले आएंगे, वहाँ उन्होंने प्रिंट किया हुआ उनसे ले लेंगे. दे विल कॉस्ट यू सम चार्ज होगा इसका, तो उनसे वो बुकलेट ले लेंगे आप. ठीक है? उनको मैंने सिर्फ बताया पॉलिटी अभी प्रिंट करने के लिए, उसके बाद जब नेक्स्ट हम सेक्शन शुरू करेंगे तो आप प्रिंट लेते जाएंगे. चलिए ठीक है.